जो अपनी नेक्स्ट थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो मेन पोस्टुलेट है, जो मेन बात है, वो ये है कि जो बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से बनता है। ठीक है, जो मेन बात है सबसे वीबीटी की वो यही है कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, और जो बॉन्ड है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है और पाई बॉन्ड कब बनता है एक मॉलिक्यूल के अंदर? तो जब ओवरलैपिंग जो होती है ऑर्बिटल्स की, वो अगर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रही हो, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रही हो, तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रही होगी तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब हेड ऑन हेड कह लो या फिर इसको भी आप एक्सियल ओवरलैपिंग भी कह सकते हो, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, और जब नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही होगी, ठीक है, नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही होगी तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? तब पाई बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? तब पाई बॉन्ड बनेगा। अब ज़रा एग्जांपल से समझते हैं कि ये हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, या फिर नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, किस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो उसने बॉन्ड के बेसिस में अपना एक्सप्लेनेशन दिया था कि बॉन्ड जो है वो किस तरीके से बनता है और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, सबसे पहले जो ऑर्बिटल्स हैं, तो हमें पता है ऑर्बिटल जो होती है वो एस ऑर्बिटल की वजह से। तो एस ऑर्बिटल कैसी होती है? स्पेरिकल होती है। ठीक है, और ये एक एस ऑर्बिटल है। ठीक है, साथ ही में ये दूसरी एस ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इनकी ओवरलैपिंग से क्या बन रहा होगा? इनकी ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से हो रही होगी। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग जोन है, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इन ओवरलैपिंग जोन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट होगा तो वो उसी जोन में प्रेजेंट होगा जिस जोन में ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, और ये एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाएगी? सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। अब सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से बनाएगी कि अब इसमें एक्सियल ओवरलैपिंग किस तरीके से? तो हमें पता है कि एस ऑर्बिटल जो है वो हर जगह से एक जैसी है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है पूरी ऑर्बिटल में। ठीक है, एक स्पेयर लाइक ऑर्बिटल है, तो हर जगह से, चाहे आप उसको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से देखो, चाहे वाई एक्सिस के डायरेक्शन से देखो, या चाहे जेड एक्सिस के डायरेक्शन से देखो, किसी भी डायरेक्शन से देखो एस ऑर्बिटल एक जैसी लगती है। इसीलिए चाहे जो एस ऑर्बिटल है वो किसी भी जगह से किसी भी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करे
तो वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ही करेगी हमेशा, ठीक है। जैसे सेकेंड एग्जांपल लो, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का, sp ऑर्बिटल का, ठीक है। तो s ऑर्बिटल ये है, ठीक है, ये हो गई s ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसके साथ जो ओवरलैपिंग कर रही है वो सपोज़ करो कि p ऑर्बिटल इस तरीके से कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन से कर रही है, ये इसमें एक ऑर्बिटल है, तो ये कुछ इस तरीके से ओवरलैप करेगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से सिग्मा बॉन्ड ही होगा, क्योंकि एक एक्सिस जो p ऑर्बिटल है वो एक एक्सिस से एक हेड से इंटरेक्शन कर रही है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से हेड ऑन हेड इंटरेक्शन है, इसीलिए ये भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। अब जो हेड ऑन हेड इंटरेक्शन है वो आपको p ऑर्बिटल से ज़्यादा समझ में आएगा, जब p और p ऑर्बिटल इंटरेक्शन करेगी तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड नंबर पे देखते हैं p से p ऑर्बिटल का इंटरेक्शन, ठीक है। सपोज़ करो ये एक p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये px है, ठीक है, और प्लस ये दूसरी ऑर्बिटल है, ये भी px है, ठीक है। दोनों px ऑर्बिटल है, ठीक है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन से इंटरेक्शन कर रही है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन से इंटरेक्शन कर रही है तो वो कुछ ऑर्बिटल इस तरीके से होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से ओवरलैप हो रही होंगी, दिख रहा है, हाँ। तो ये जो ओवरलैपिंग जोन है यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी वो भी कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। ये हो गई pp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। अब अगर ये px ऑर्बिटल है, ठीक है, और अगर मैं इसको py ऑर्बिटल कह दूं तो क्या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हेड ऑन हेड इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। एक हेड ऑन हेड इंटरेक्शन तभी होगा, सपोज ये एक p ऑर्बिटल है, ये एक p ऑर्बिटल है, सॉरी इसको ले लो सेम कलर का, ये एक p ऑर्बिटल है और एक ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर इन दोनों में हेड ऑन हेड इंटरेक्शन है, ठीक है, एक ही एक्सिस पे इंटरेक्शन है, तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब सपोज़ ये एक्स एक्सिस में यानी कि px है और ये py है, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर हेड ऑन हेड इंटरेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हेड ऑन हेड इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई सिग्मा बॉन्ड की कंडीशंस के सिग्मा बॉन्ड किस जगह बनेगा और किस जगह नहीं बनेगा, ठीक है। अब सपोज़ करो कि अगर, तो ये तो हो गई सारी सिग्मा बॉन्ड की बात, मार्कर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड कब बनता है? तो पाई बॉन्ड जब बनता है जब नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही हो। अब नॉन एक्सियल जो ओवरलैपिंग है वो कब होती है? सपोज़ ये कुछ इस तरीके से है, px मान लो, ठीक है, और दूसरी एक्सिस भी कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इसको भी px मान लो। लेकिन यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ये दोनों इस तरीके से ओवरलैप होकर इस तरीके से ओवरलैप हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड का बन रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग है, ठीक है, एक्सिस तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये
फेस वाइज ओवरलैप कर रही है, हेड टू हेड ओवरलैप नहीं कर रही, ठीक है। तो इस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वीबीटी के अकॉर्डिंग इस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब एक ट्राई करो कि अगर px और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ओवरलैपिंग होगी अगर, तो कौन सी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, सॉरी कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो क्वेश्चन। तो आई थिंक कर लिया होगा सवाल, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या पाई बॉन्ड का। तो आंसर क्या है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसे कि सपोज़ करो ये पी एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, ये पी एक्स ऑर्बिटल होगी और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसी होती है, मैंने कहा था कि यहाँ पर सब काम आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल भी काम आएगी, तो सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर भी काम आएगी, पीरियोडिक टेबल भी काम आएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस तरीके से होती है, ठीक है। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गई, ये पी एक्स ऑर्बिटल हो गई। तो ये हेड ऑन हेड इंट्रैक्शन कर रही है, तो इसकी वजह से कौन सी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, सॉरी कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी क्या फॉर्म, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ अगर इंट्रैक्शन होगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। आई थिंक अब समझ गए होंगे, ठीक है, कब हेड ऑन हेड इंट्रैक्शन होगा, कब फेस टू फेस इंट्रैक्शन होगा। तो ये जो है आप ऑर्बिटल्स के शेप अगर आपको पता है तो ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, काफ़ी आसान सी चीज़ है, कोई भी निकाल सकता है, ठीक है। अगर ऑर्बिटल्स का शेप पता नहीं है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाइए और वहाँ पर मैंने बता रखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है, सारी पी ऑर्बिटल्स सारे डी ऑर्बिटल्स का शेप मैंने वहाँ बता रखा है, ठीक है। कौन सी एक्सियल होती है, कौन सी नॉन एक्सियल होती है, सबके बारे में बता रखा है। अब ये तो हो गई बॉन्ड के बारे में बात, ठीक है। जो लिमिटेशंस थी लेविस की, कौन सी, एक तो एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं करी थी, दूसरी बॉन्ड के बारे में कोई बात नहीं करी थी। तो यहाँ पर जो वीबीटी है ना, तो बॉन्ड के बारे में तो बता दिया कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, या फिर ये कह लो कि बॉन्ड किस तरीके से बनता है, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से बन रहा होता है। तो बॉन्ड की बात तो यहाँ पर वीबीटी ने क्लियर कर दी। अब दूसरी जो बात है वो एनर्जी के टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में कि जब मॉलिक्यूल कब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा या कब नहीं करेगा। तो पहली बात तो ये है कि एक एटम है और उसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब ये एटम ए है, ठीक है। अब जब ये एटम ए दूसरे एटम के साथ इंटरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इंटरेक्शन में जाएगा, तब इसका न्यूक्लियस तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन साथ में, ठीक है, लेकिन साथ में इन दोनों के जो आपस में न्यूक्लिया हैं, ठीक है, वो आपस में रिपल्शन कर रहे होंगे, साथ ही इन दोनों के इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब जब दो एटम आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों कंडीशंस जनरेट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, साथ में ये तो रिपल्शन की कंडीशन जनरेट हो गई, और इलेक्ट्रॉन और दूसरे न्यूक्लियस और दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहले के न्यूक्लियस में अट्रैक्शन की कंडीशन जनरेट हो गई, ठीक है। तो अब जब ये जो मॉलिक्यूल है तो बनेगा कब, जब अट्रैक्शन वाली कंडीशन ज़्यादा होगी, या यूँ कह लो कि अट्रैक्शन पावर ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी, किससे, रिपल्शन पावर से,
रिपल्शन पावर से ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी अट्रैक्शन पावर, तब एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब इस बात को मैं और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं बेसिकली जो अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया वो हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल था, H2 का एग्जाम्पल। किस तरीके से कि हमें पता है कि हाइड्रोजन का सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। सेम वही एग्जाम्पल वापस ड्रॉ करने वाला हूँ मैं। मुझे वही समझा देना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया, ध्यान नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पर वही कंडीशन कि न्यूक्लियस के बीच में तो रिपल्शन हो गया। ठीक है, रिपल्शन को R से डिनोट कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन के बीच में R2। ठीक है, यानी कि R1 और R2, यानी कि दो रिपल्शन जनरेट हो रहे हैं H1 और H2 में। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में और इसके इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है, जिसको हम A से डिनोट कर लेते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस में अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है, जिसको हम A2 से डिनोट कर लेते हैं, इसको A1 से डिनोट कर लेते हैं। यानी कि इसके अंदर R1 प्लस R2 प्रेजेंट है, साथ ही में A1 प्लस A2 भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों सेम क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन में। तो अब क्या होगा, ये इसको हाइड्रोजन H1 समझ लो, इसको H2 समझ लो। ठीक है, तो ये जब पास आएंगे, पहले तो अट्रैक्शन फोर्स इनको पास लाने की कोशिश करेगा और रिपल्शन फोर्स इनको दूर ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं वो इतने डिस्टेंस पर आकर रुक जाएंगे जब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तब ये H2 का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, H2 का फॉर्मेशन हो रहा होगा जब रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसीलिए जो हमें H2 ऑब्टेन होता है वो लगभग 172 जो बॉन्ड लेंथ होती है H2 की, वो लगभग 74 पिकोमीटर होती है, 74 पिकोमीटर की होती है। तो ये कुछ इस तरीके से हमें ऑब्टेन होता है। सिमिलरली ये तो हो गया H2 का एग्जांपल। अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं जिससे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। एक दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं हीलियम 2 का। हीलियम 2 एग्जिस्ट करता है क्या नेचर में? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी ऑक्टेट रूल की स्टेबिलिटी को लेकर। ठीक है, तब मैं ऑलरेडी बता चुका था कि हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब उसका रीज़न हम देख लेते हैं कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। पहली बात तो ये है कि उसके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। ये अब एनर्जी के फॉर्म में किस तरीके से एक्सप्लेनेशन वीपीटी ने दिया था वो भी हम देख लेते हैं। तो हीलियम जो होता है सेंटर न्यूक्लियस, और हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हीलियम में। ठीक है, ये हो गया हीलियम की ऑर्बिटल। ठीक है, ये तो हो गया हीलियम 1। ठीक है, अब मैं अगर थोड़ा उस साइड बना दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये हाइड्रोजन का मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया हीलियम 1 और हीलियम 2 भी मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको E1 और E2 लिख देता हूँ। ये हो गया हीलियम 2। ठीक है, अब अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा मैं कलर यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन रिपल्शन वाली बातें आएंगी।
तो सबसे पहले तो जो रिपल्शन है उसको मैं रेड से बना देता हूँ कि इसके बीच में रिपल्शन हो रहा होगा, ठीक है। दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हो रहा होगा, साथ में दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो रहा होगा, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो रहा होगा। तो ये तो हो गया रिपल्शन 1, रिपल्शन 2, रिपल्शन 3, ठीक है। साथ में E2 और इसके E1 में रिपल्शन हो रहा होगा, तो ये हो गया R3 यानी कि फोर्थ रिपल्शन, ठीक है, फोर्थ रिपल्शन। साथ में इसके E1 और इसके E2 में रिपल्शन हो रहा होगा, ठीक है, तो ये हो गया रिपल्शन नंबर 5। तो यानी कि रिपल्शन तो हीलियम 2 में 5 प्रेजेंट है। अब अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं कि अट्रैक्शन कितने प्रेजेंट है। तो अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस और इसके में A1, ठीक है, और इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन में A2, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस में A3, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस में A4। तो यानी कि अट्रैक्शन तो कितने 4 और रिपल्शन कितने प्रेजेंट है 5। तो रिपल्शन की अमाउंट तो ऑलरेडी वैसे ही ज़्यादा हो गई, ठीक है। इसीलिए हीलियम 2 जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी जो रिपल्शन पावर है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्शन के, ठीक है। इसीलिए जो है हीलियम 2 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ये हो गई VBT की बात, ठीक है। तो VBT में हमने क्या सीखा, एक तो बॉन्ड किस तरीके से फॉर्मेशन में जाते हैं, उसके बाद जो एनर्जी का कंसेप्ट है वो भी हमने सीख लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होती है, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को मेज़र किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 टाइप के बॉन्ड्स पढ़े, एक तो सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बनता है, और जो पाई बॉन्ड है वो फेस वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, या फिर यूँ कह लो कि नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ऑलवेज स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही होती है, ये चीज़ तो पता है। लेकिन जब सिग्मा बॉन्ड्स मल्टीपल ऑर्बिटल्स में बन रहे हों, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि 1s के बीच में है, ठीक है, उसके बाद 2s और 2s के बीच में है, ठीक है, उसके बाद 2s और 2p और 2s के बीच में है, और या फिर यूँ कह लो कि 2p और 2p के बीच में। तो अब इनका स्ट्रेंथ ऑर्डर कैसे देखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि तो इनको ऑर्डर देखने का तरीका क्या है। तो सबसे जो पहला तरीका है, हमें क्वांटम नंबर देखना है। क्वांटम नंबर कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होना चाहिए। जो ये आगे का 1s ऑर्बिटल दिख रहा है ना, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो वो जिसका कम होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी लिखना गलत है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ लिखना ज़्यादा सही है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, अगर जैसे मैं एक बार एग्जांपल जैसे 1s 1s 2s 2s 3s 3s, तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी होगी, ठीक है। ये हो गई
पहले प्रिंसिपल क्वांटम की बात। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में ये है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो तो क्या हो, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो तो ये उसमें डायरेक्शनल नेचर प्रेजेंट होना चाहिए, डायरेक्शनल नेचर प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे कि सपोज़ करो कि 2s और 2s है और 2p और 2p है, ठीक है, ये दो टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है, दोनों के दोनों कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो अब इन दोनों में स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, 2p वाले बॉन्ड की या फिर 2s वाले बॉन्ड की। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होगी वो 2p की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सियल एक फिक्स एक्सिस से ओवरलैपिंग हो रही होगी और जो ओवरलैपिंग पार्ट होगा, जो ओवरलैपिंग जोन होगा वो भी सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए जो यहाँ पर स्ट्रेंथ होगी वो 2p की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये तो हो गई बात। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। जो ऊपर की मैंने ये इक्वेशन बनाई थी इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2 नंबर दे देता हूँ, इसको 3 नंबर दे देता हूँ, इसको 4 नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ तो किसकी होगी, 1 की। ठीक है, उसके बाद एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, 5th नंबर, 1p। ठीक है, एक और ले लेते हैं 1p। ठीक है, तो ये तो हो गया 1s सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद किसकी सबसे ज़्यादा होगी, किसका क्वांटम नंबर सबसे कम है, 1p का, क्योंकि 1p एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम्हें पता है फर्स्ट शेल में सिर्फ s ऑर्बिटल एग्जिस्ट करती है, p ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो 1p तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरी जो बात है वो है 2s या 2p या फिर 2p। तो कौन सी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी 2p। ठीक है, फिर उसके बाद 2p2s होगी या 2s होगी। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा होगी थर्ड वाली 2p2s, क्योंकि p जो है वो एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, एक डायरेक्शन में ऑर्बिटल जो होती है उसमें सिग्मा कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं। फिर लास्ट में कौन सी होगी, 2 वाली। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ आएगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ। तो हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस तरीके से देखते हैं वो समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गई बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात। ठीक है, अब एक बात और प्रेजेंट है कि जब हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टर आ जाए, जैसे sp2 sp3 sp4, ठीक है, जब ये कैरेक्टर आ जाए तब स्ट्रेंथ हम किस तरीके से देखेंगे। तो अभी तक मैंने हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को बताया नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन में जैसे बता दूंगा तो उसमें से हम 2-3 मिनट लेके हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद एक बार बॉन्ड स्ट्रेंथ को फिर से 1-2 एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ठीक है, तो अब तक तो हम VBT में बात कर चुके हैं कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है और एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब इसकी भी थोड़ी सी बुराइयां कर लेते हैं VBT की, लिमिटेशंस की। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेशन ऑफ VBT थ्योरी। तो लिमिटेशंस इसकी क्या थी, तो भाई चलो ठीक है, मान लिया है कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो अब इसको भी मैं थोड़ा एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ CH4 का। ठीक है, उसके बाद H2O का और उसके बाद NH3 का। ठीक है, ये एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, इन एग्जांपल से हम लिमिटेशन समझेंगे, VBT की लिमिटेशंस आखिर थी क्या। तो जैसा कि हमें पता है कि CH4 मीथेन होता है, मीथेन में जो सेंट्रल एटम होता है वो कार्बन होता है।
ठीक है। सेंट्रल एटम जो होता है वो कार्बन होता है और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2। जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2s2 और 2p2। ठीक है, तो यानी कि 2s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है और जो p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो p ऑर्बिटल्स में px, py एंड pz, तो px और py में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ने 2 p ऑर्बिटल्स के साथ किस तरीके से ओवरलैप किया। ठीक है, किस तरीके से, सॉरी, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई और CH4 की, चलो ठीक है, यहाँ पर एक H आ गया, यहाँ पर एक H आ गया। ठीक है, जो बाकी 2 H हैं उन्होंने ओवरलैपिंग किस तरीके से करी, तो इस बात का जो जवाब है वो VBT नहीं दे पाई। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल लेते हैं H2O का। H2O की में जो सेंट्रल एटम होता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2s2 और 2p4। ठीक है, ये होती है। तो इसको भी थोड़ा ड्रॉ करते हैं। ये तो हो गई 2s जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हो गई 2p4। ठीक है, यहाँ पर px प्रेजेंट है, py प्रेजेंट है और pz प्रेजेंट है। तो यहाँ पर py और pz जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट है जिसके अंदर हाइड्रोजन ओवरलैप करके आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो VBT दी थी साइंटिस्ट, आई थिंक पॉलिंग ने दी थी, जिसने भी दी हो, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो आकर अटैच हो गए। चलो ठीक है, मान ली बात, लेकिन हमें पता है कि जो p ऑर्बिटल्स होती हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि 90 डिग्री पर प्रेजेंट होती है। तो जब हम p ऑर्बिटल बनाए ऑक्सीजन की, ठीक है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ठीक है, और एक ये z एक्सिस हो गई। तो ये तो है py, px और pz। ठीक है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो जब ये ओवरलैप हो रही है, सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, इसने ओवरलैपिंग कर ली, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया और इसने ओवरलैपिंग कर ली। तो जब ये दोनों ऑर्बिटल्स 90 डिग्री पर प्रेजेंट है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, तो जो OH बॉन्ड का जो एंगल है वो वाटर के अंदर 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन जब ऑब्ज़र्व किया गया तो वाटर का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं मिला हमें। ठीक है, जो ऑब्ज़र्व्ड एंगल था वो था 104 डिग्री और 50 मिनट्स के आसपास कुछ है, 104.5 डिग्री ये है। ठीक है, ये ऑब्ज़र्व हुआ, तो इस चीज़ का भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। तो यहाँ पर भी जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग वाली थ्योरी थी वो रिजेक्ट होती है। चलो ठीक है, इसको भी कंसिडर कर लिया कि एक आध नहीं मानता होगा। ठीक है, H2O ढीट होगा, नहीं मान रहा होगा VBT की बात। तो NH3 पर अप्लाई करके देखते हैं। NH3 में नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम होता है, जिसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2s2 और 2p3 होती है। ठीक है, इसको भी ज़रा ड्रॉ करके देखते हैं। 2s ये हो गई, 2p3 ये हो गई, ये हो गई px, ये हो गई py और ये हो गई pz। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम कहानी आती है कि चलो ठीक है, 3 हाइड्रोजन आके अटैच हो गए p वाली ऑर्बिटल्स में। ठीक है, आके इनके साथ ओवरलैपिंग कर ली। यहाँ पर भी p सारे जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो जब हाइड्रोजन आकर ओवरलैपिंग कर रहे हैं p ऑर्बिटल्स के साथ,
तब सारे जो NH बॉन्ड्स हैं वो 90 डिग्री पर प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड एंगल होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि सारे जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होने चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर भी ऑब्जर्व नहीं होता। NH3 में जो है बॉन्ड एंगल हमें 90 डिग्री ऑब्जर्व नहीं होता। कितना ऑब्जर्व होता है? 160 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी VBT थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि जब हमने मॉलिक्यूल्स, चलो ठीक है तुमने बता तो दिया कि मॉलिक्यूल्स आखिर बनते कैसे हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं तो वो तो उस थ्योरी को फॉलो ही नहीं कर रहे, उसके हिसाब से तो बन ही नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो VBT की थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है, यानी कि ये जो है वो लिमिटेशन है VBT थ्योरी का। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो आती है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो भी जाहिर सी बात है, जो भी पहली लिमिटेशन, जो पहली थ्योरी आती है उसका जवाब अगली वाली थ्योरी देती है, जो अगली वाली थ्योरी की लिमिटेशन निकलती है उसका जवाब आगे वाली थ्योरी देती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, पढ़